हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी नामात्र के बराबर ही आते हैं। बट मेरे हिसाब से ये आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। आधे घंटे में हम इसको चैप्टर को पढ़ भी लेंगे, इसके कंसेप्ट भी समझ लेंगे, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में एक नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने देखा था कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 टाइप की चीज़ चाहिए होती है। दैट्स कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने डायरेक्ट मटेरियल वाला चैप्टर कर लिया है, डायरेक्ट लेबर वाला चैप्टर भी कर लिया है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमने कौन कौन से चैप्टर अभी तक कर लिए हैं, तो अगर आप ध्यान दो तो हमने एक बेसिक का चैप्टर कर लिया है अपना। हमने अपना बेसिक का चैप्टर कर लिया है। बेसिक थ्योरी का चैप्टर हम कवर कर चुके हैं पहला। उसके बाद मैंने आपको कॉस्ट शीट का चैप्टर कवर कराया था, है ना, फास्ट ट्रैक के अंदर। कॉस्ट शीट के बाद मैंने आपको मटेरियल चैप्टर कंप्लीट कराया। मटेरियल के बाद मैंने आपको लेबर कराया। लेबर के बाद अब हम कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब कल से हम करेंगे ओवरहेड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये हम अभी तक इतने चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने फास्ट ट्रैक के अंदर। 1 2 3 4 5 चैप्टर हम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ओवरहेड एक बड़ा चैप्टर होगा, उसके बाद सारे छोटे छोटे चैप्टर निकल कर आएंगे। तो जब हम मटेरियल पढ़ रहे थे या हमने जब लेबर पढ़ा था तो हमने देखा था इसलिए हमारे लिए एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट होते हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है। अगर हम ध्यान दें अगर हम ध्यान दें तो उसमें से हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। हमने मटेरियल पढ़ा, लेबर पढ़ा, एक्सपेंस हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कहता है, डायरेक्ट एक्सपेंस को दूसरे नाम से चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस। तो इसका दूसरा नाम क्या है? चार्जेबल एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस इज दैट विच कैन बी एलोकेट टू अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज दैट विच नीड टू बी अ पोर्शन। आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया जाता है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इजिली मेजरेबल एंड डायरेक्टली चार्ज टू दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब भी डायरेक्ट की बात होती है। और जो इनडायरेक्ट होता है उसको हम चार्ज डायरेक्टली नहीं करते, जबकि उसको हम अपोर्शन करते हैं। जो इनडायरेक्ट होता है उसको हम ओवरहेड कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और वहां पर हम उसको अपोर्शन करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? ऐसा खर्चा जिसको हम डायरेक्टली चार्ज करेंगे एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट या फिर कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको बेसिक क्लास के अंदर। कॉस्ट सेंटर ऐसी जगह जहां पर ग्रुप ऑफ अ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ अ इक्विपमेंट रखे होते हैं उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। जैसे सर्विस सेंटर होता है वैसी तरीके से कॉस्ट सेंटर होता है। तो आप जहां पर प्रोडक्ट बना रहे हो, जहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट पे जब आप खर्चे को चार्ज कर देते हो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है उसको हम डायरेक्टली चार्ज टू दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना करते हुए उसको हम उस प्रोडक्ट के अंदर, कई सारे प्रोडक्ट के अंदर अपोर्शन करते हैं। ठीक है, तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस का एक्चुअल मतलब है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस का एक्चुअल मतलब क्या है? कहता है डायरेक्ट एक्सपेंस आर डिफाइंड एज कैश 10। कैश 10 मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डायरेक्ट एक्सपेंस को डिफाइन करा गया है। और उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या सर्विस देने से रिलेटेड हो। ऐसे खर्चे जो हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैंने खर्चे को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के कौन कौन से खर्चे होते हैं? मटेरियल का, लेबर का, उसके अलावा भी कई खर्चे होते हैं। मटेरियल और लेबर को छोड़ दो, अदर देन मटेरियल, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। भाई इसके लिए तो हमने अलग से चैप्टर पढ़ लिया है ना। इसको हटाकर और कोई भी खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता हो, जो सर्विस रेंडर करने से रिलेट करते हो, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस देने से रिलेटेड, विच कैन बी आइडेंटिफाई और लिंक विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है, उस पे आप क्या करोगे? उसको लिंक कर दोगे ऐसे खर्चे जो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हुआ। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल लेबर को छोड़कर, क्योंकि वो उसके लिए हम अलग से हेड पढ़ चुके हैं।
कहता है डायरेक्ट एक्सपेंस इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीटेड एज अ ओवरहेड। कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसका पार्ट होता है? प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड का पार्ट होता है। बेसिक चीज है, कुछ नहीं है इतना ज्यादा, बट मेन पॉइंट है ये कि कौन कौन से खर्चे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बस ये मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। पहला है कॉस्ट ऑफ पेटेंट। पेटेंट तो आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जब भी हम किसी का पेटेंट ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई जो हमने कोई एक चीज बनाई, जैसे कि वो म्यूजिक कंपोज करा, या हमने कोई लोगो बनाया, है ना, अपना कंपनी का लोगो बना लिया, उसका पेटेंट ले लिया, तो पेटेंट की कॉस्ट आने को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसके बाद कहते हैं रॉयल्टी पेमेंट। तो अगर आप किसी भी चीज की रॉयल्टी पे कर रहे हो, चाहे आप रॉयल्टी प्रोडक्शन के बेसिस पर पे कर रहे हो, चाहे आप रॉयल्टी सेल के बेसिस पर पे कर रहे हो, कि भाई जितनी सेल होगी उसके हिसाब से रॉयल्टी पे करूंगा, जितनी प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से रॉयल्टी पे करूंगा, तो ऐसे में रॉयल्टी की पेमेंट भी क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। हमने रॉयल्टी के बारे में काफी बार पढ़ चुका है कि रॉयल्टी जो होता है वो सेल के बेसिस पर भी होती है और प्रोडक्शन के बेसिस पर भी होता है। मैंने थ्योरी वाली क्लास में आपको समझाया था, सेल और प्रोडक्शन दोनों के बेसिस। तो रॉयल्टी पेमेंट एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद हायर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल मटेरियल पॉइंट प्लांट। देखिए क्या होता है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पे मशीनें होती हैं। मशीनें जो है वो मेरे पे नॉर्मल मशीन है जो रेगुलर मैं यूज करता हूँ। पर क्या हुआ कि मैंने एक मशीन हायर करी या एक प्लांट मैंने हायर करा जो मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए था, स्पेशली मैंने हायर करा उसके लिए। तो जब आप कोई स्पेशल मशीन या प्लांट को हायर करते हो, स्पेशली हायर करते हो, तो जो भी काम आप स्पेशली कर रहे हो वंस इन अ वाइल होगा, कि बार बार नहीं करोगे, बस आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए यही मशीन लगेगी, तो खरीद नहीं सकता, मैं किराए पे ले रहा हूँ। तो जो हायर चार्जेज है फॉर स्पेशल मशीन, वो आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। अगर कोई स्पेशल पैटर्न है, कोर्स या डिजाइन या टूल्स है, भैया आप कोई प्रोडक्ट का पैटर्न बना रहे हो, कोई कोर्स है, कोई डिजाइन एंड टूल्स है, तो इनकी कॉस्ट भी क्या आएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस आएगी। सर एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द मॉडल एंड पायलट स्कीम। देखिए एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट सबसे पहले, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट कॉस्ट जो भी होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। साथ में कहता है अगर आप मॉडल एंड पायलट स्कीम चलाते हैं, पायलट स्कीम का मतलब स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट, छोटे लेवल पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको पायलट स्कीम कहते हैं। छोटे लेवल पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको पायलट स्कीम कहेंगे। एंड पायलट स्कीम से रिलेटेड, छोटे लेवल पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो हमने कहा भाई अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे भी उसमें हम क्या कहते हैं, वो हमारे लिए पायलट स्कीम माना जाता है। पायलट स्कीम, सॉरी, किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, चाहे स्मॉल लेवल पे कर रहे हो चाहे बड़े लेवल पे कर रहे हो, पायलट स्कीम का मतलब स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट, तो हम उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। सर कोई भी टाइप की आर्किटेक्ट फीस आप दे रहे हो, कोई भी टाइप की आर्किटेक्ट फीस, सर्वेयर फीस या अदर कंसल्टेंट फीस दे रहे हो, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहे हो साइट पर, साइट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कंस्ट्रक्टर हो, एक जगह से दूसरी जगह आपकी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह आप जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हो, वो भी हमारे लिए क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो आप जब एक साइट से दूसरी साइट पर ट्रैवल कर रहे हो, साइट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ काम चल रहा है आप। इसके बाद कहता है कोई भी इनवर्ड चार्जेस या फ्रेट चार्जेस स्पेशल मटेरियल खरीदने के लिए। ध्यान दीजिएगा जब भी वर्ड स्पेशल आएगा, क्या वो प्लांट खरीद रहे हो स्पेशल, या स्पेशल मशीन खरीद रहे हो, या स्पेशल मटेरियल खरीद रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। कहता है सॉफ्टवेयर सर्विस फिर स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। कह रहा है भाई किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा या बनवाना पड़ा, उससे रिलेटेड कॉस्ट भी क्या आएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने कहा जहां भी वर्ड स्पेशल लग जाएगा तो स्पेशली आप उस पर्टिकुलर काम के लिए आप अलग से खर्चा कर रहे हो, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट मतलब अब जब मैं डायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करूंगा तो कौन से खर्चे मेरे को ऐड करने चाहिए और कौन से खर्चे मुझे लेस करने चाहिए, बस ये एक पॉइंट है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर थ्योरेटिकल खत्म हो जाता है। कहता है जब आप डायरेक्ट एक्सपेंस को मेजर करोगे, निकालोगे, तो क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड क्या करना है? कहता है कोई भी ऐसा खर्चा
जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, जो आइडेंटिफाइबल हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस खर्चे की कॉस्ट को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे और वो इंक्लूड होगा डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट पर। भाई ऐसे खर्चे जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है और डायरेक्टली चार्जेबल है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है, इजिली आइडेंटिफाई मेजरेबल है, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे और वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। कहता है एक्सपेंस इंकर्ड फॉर यूज ऑफ ब्रॉट इन रिसोर्सेज। कहता है अगर आप कोई रिसोर्सेज खरीद रहे हो, रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पेशल टाइप की मशीन, स्पेशल टाइप के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा, स्पेशल टाइप का मटेरियल खरीदा, तो किसी भी टाइप का आप रिसोर्सेज खरीदते हो और वो आपको लग रहा है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो हमारे खर्चे, उसको खरीदने के खर्चे भी डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे, इंक्लूड करे जाएंगे। कहता है इफ सच एक्सपेंस आर अकाउंटेड एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने आपको समझाया, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, प्राइस में वेरिएंस देखते हैं। कहता है अगर प्राइस की वजह से मतलब आप सोचा था कि आपने भाई एक मटेरियल 20 रुपए का आएगा पर एक्चुअली वो 25 का आया, तो इसका जो डिफरेंस है 5 रुपए, ये भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा अगर कोई प्राइस में वेरिएंस आता है तो। ठीक है जी, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कहता है कौन कौन से खर्चे एक्सक्लूड होंगे। अगर कोई ऐसा खर्चा जो आप ट्रेस नहीं कर रहे, आइडेंटिफाई नहीं है, जो एलोकेट करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, वो आपका ओवरहेड रेट होगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस रेट नहीं होगा, तो वो खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा। किसी भी टाइप की फाइनेंस कॉस्ट, जैसे कि आपने लोन लिया, आपने इंटरेस्ट पे करा, आपने इशू शेयर करा, तो किसी भी टाइप का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, बैंक चार्जेस आप पे कर रहे हो, फाइनेंस कॉस्ट है, और फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं डालते। सर किसी भी टाइप का इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब बताया था नोशनल कॉस्ट, पहली क्लास के अंदर कॉस्ट आर एक्चुअल एंड नोशनल, जहां पर मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अपने ही घर पे अपना बिजनेस खोल लेते हो और अपने आपको रेंट पे करते हो, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जोड़े जाएंगे, वहां कहीं और जुड़ेगा पर डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि जो चीज यहाँ पर एक्सक्लूड हो रही है वो आएगा ही नहीं कॉस्ट में। सर यहाँ पर एक्सक्लूड होने का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में नहीं आएगा, बाकी जगह पर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में नहीं आएगा, बाकी जगह पर आएगा। ठीक है, कहता है किसी भी टाइप की रिकवरी हो रही है, क्रेडिट्स हो रहे हैं, सब्सिडरी है, ग्रांट मिला है, इंसेंटिव है, ये अनर रिड्यूस द कॉस्ट, उससे आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करोगे। जब मैं आपको कॉस्ट शीट पढ़ा रहा था, आपने पढ़ा था कि वहां पर आप कभी कभी स्क्रैप बेच देते हो तो आप उसको लेस करते हो ना कॉस्ट में से। इसी तरीके से कह रहा है किसी भी तरीके का अगर आपको सब्सिडी मिलती है, रिकवरी मिलती है, क्रेडिट छूट मिल जाती है, इंसेंटिव मिल जाते हैं, ग्रांट्स, कोई आपको पैसे दे देता है आपकी हेल्प करने के लिए, किसी भी टाइप का आपको कुछ चीज मिल जाए, उससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा, उसको आपको अपने डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट से रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो रही है उसकी वजह से। कहता है कोई भी पेनल्टी डैमेज पे करते हो किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब ऐसी वो कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब लॉ मेकर्स, बेसिकली गवर्नमेंट। भाई आपने चालान पे करा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को अगर पे करते हो, आपने जीएसटी पे कर रहे हो, किसी भी टाइप का पेनल्टी आप पे करते हो कंपनी से रिलेटेड, या डैमेजेस आप पे करते हो किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को। डैमेजेस मतलब आपका कोर्ट में केस चल रहा था, आप हार गए, आपको पे करना पड़ेगा, डैमेजेस को कहते हैं। पेनल्टी, आपने कोई गलती कर दी, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। सर ये तो हो गया है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। आओ सर बुक के क्वेश्चन करा देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है इसके अंदर, बुक के ही क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा था ये ज्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, 30 मिनट का चैप्टर है, क्वेश्चन करने के साथ 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहता है रॉयल्टी पेड ऑन सेल 30,000 रुपीज, रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस। कह रहा है रॉयल्टी आप सेल पे कर रहे हो, ये यूनिट प्रोड्यूस, दोनों के दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, किसी भी टाइप का हायर चार्जेस, कोई इक्विपमेंट आप हायर कर रहे हो तो हायर चार्जेस पे कर रहे हो, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। डिजाइन, मैंने कहा था पैटर्न, डिजाइन, टूल्स, ये भी आपके हायर चार्जेस है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हो अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो कंप्यूट करो डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे खर्चों को जोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, सारे खर्चे को जोड़ दो सर। इधर दिखा देता हूँ यार, अलग से क्या करूँ। सबसे पहले हमने कहा भाई देखो रॉयल्टी ऑन सेल 30,000 जोड़ दिए, प्रोडक्शन पे रॉयल्टी जोड़ दिया, फिर हायर चार्जेस हमने
ऐड कर दिए, डिजाइन चार्जेस ऐड कर दिए और सॉफ्टवेयर चार्जेस ऐड कर दिए, तीनों को सबको जोड़ा, आ गया आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस। टोटल कंप्यूट करा 89,000 आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ये नोट तब देंगे जब मैं कोई खर्चा छोड़ रहा हूँ। अगर आप कोई खर्चा छोड़ रहे हो या आपने को लगता है कि यार ये खर्चा आप नहीं जोड़ना चाहते, ये छोड़ रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर फिर वो आप वहां से नोट देंगे कि ये खर्चा मैंने अगर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, उसका नोट दे देना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश। कहता है प्रोडक्ट एक्स के डाटा नीचे दे रखा है, प्रोडक्ट वाई का डाटा नीचे दे रखा है। कह रहा है हमने यूनिट प्रोड्यूस करी है एक्स की इतनी, यूनिट हमने बेची है 15,000, मशीन आर यूटिलाइज हुए है 10,000, डायरेक्ट चार्जेस है 15,000, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 24,000। इसी तरीके से प्रोडक्ट वाई का भी दे रखा है। एंड आगे और भी है क्वेश्चन। कहता है रॉयल्टी पेड ऑन सेल है 54,000, 54,000 क्योंकि 2 रुपए पर यूनिट ऑफ सोल्ड, जितनी यूनिट बेचोगे उसके 2 रुपए के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा फॉर बोथ दी प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट की रॉयल्टी 2 रुपए के हिसाब से होगा। ठीक है। इसके बाद रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस 35,000 रुपए, जो कि जो प्रोडक्ट आप बनाओगे, जितना प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे उसको 1 रुपए के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन प्रोडक्ट एक्स ओनली 5,000। हायर चार्जेस सिर्फ प्रोडक्ट एक्स के लिए है, वाई के लिए नहीं है। कंप्यूट डायरेक्ट एक्सपेंस, सर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर रॉयल्टी ऑन सेल, रॉयल्टी ऑन सेल में आपसे क्या कह रहा था, रॉयल्टी ऑन सेल में कह रहा था कि जितनी यूनिट बेचोगे उसके हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से कॉस्ट आएगी दोनों प्रोडक्ट पर। जरा ऊपर आ जाइए। सर मैंने कितनी यूनिट बेची है, सर ये 15,000 इसकी बेची है 12,000, तो 15,000 इंटू 2, 12,000 इंटू 2, इसका मतलब यहाँ 30,000 की रॉयल्टी आ रही है और 12 दूनी 24,000 की रॉयल्टी, दोनों मिलाकर 54 हो गया। तो 54,000 हमें टोटल दिया हुआ था। फिर हमने देखा कि 54 में से ए का कितना है, एक्स का कितना है और वाई का कितना है। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आया एक्स का 30,000 रुपये और वाई का 24,000 रुपये। फिर कहता है रॉयल्टी ऑन सेल, कहता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ये रॉयल्टी ऑन सेल था, जितनी यूनिट बेचोगे 2 रुपए के हिसाब से रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के वजह क्या बोल रहा है, कहता है जितने यूनिट बनाओगे 1 रुपए के हिसाब से देनी पड़ेगी। अब 20,000 बनाए 1 रुपए के हिसाब से 20,000 की रॉयल्टी, 15,000 बनाए 1 रुपए के हिसाब से 15,000 की रॉयल्टी, टोटल हो गया जी 35,000 रुपये। ये दो पहले देखो, यहाँ से वाले यहाँ लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, ये देखो सर, रॉयल्टी ऑन सेल 30,000 रुपये और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन सेल 24,000 रुपये। इसी तरीके से रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस 20,000 इंटू 1 के साथ 20,000 और 15,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? फिर कह रहा था देखो हायर चार्ज इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट एक्स ओनली, मतलब जो हायर चार्जेस मैं पे कर रहा हूँ वो सिर्फ प्रोडक्ट एक्स के लिए ही पे कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए ही हायर चार्ज दिख रहे हैं 5,000 रुपये, यहाँ पर नहीं है। ठीक है। इसके बाद दो खर्चे और इसमें दिए हुए थे और वो दो खर्चे देखो ऊपर दे रखे हैं, एक है डिजाइन चार्जेस और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस। ये रहा सर, ये रहा डिजाइन चार्जेस 15,000 और 18,000 और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 24,000 और 36,000, 24,000 और 36,000। ये रहा डिजाइन चार्जेस 15,000, 18,000, 24,000 और 36,000। इस तरीके से आपने टोटल करा। इधर कोई खर्चा छोड़ा, अगर कोई खर्चा आप छोड़ रहे हो उसको नहीं लिख ले तो उसको नोट देकर लिखना है। ठीक है, नोट देकर लिखना है। तो इन्होंने कुछ नोट दिया हुआ है, जैसे कि नोट तब देना है जब कोई खर्चा नहीं लिख रहा। कह रहा है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन से एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड, ये तो हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमने तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन रॉयल्टी ऑन सेल दोनों डाला हुआ है। हम नोट उसी का देंगे जो खर्चा हमने छोड़ दिया। हमें लगता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, हमने उसको अपने क्वेश्चन में से छोड़ दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस की कंपटीशन में ऐड नहीं, तो उसको नोट देकर लिखना कि हमने इसको छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है। हम कहेंगे ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा ओवरहेड हो सकता है, ये मटेरियल हो सकता है, इसलिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नोट आपको कब देना है, अगर कोई खर्चे को आप लीव कर रहे हो, छोड़ रहे हो कि यार ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इसलिए। आओ सर। हुक्के भी कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं तो।
लेबर चैप्टर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद है तो? लेबर चैप्टर के अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था, देखो क्या ऐसे ही क्वेश्चन था वो? अब खुद देखो, लेबर चैप्टर के अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था, देखो सेम। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लेबर चैप्टर के अंदर कराया, सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। ये देखो सेम क्वेश्चन। एक ये वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस का क्वेश्चन, आओ उसको भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस करनी है तो कहीं से भी क्वेश्चन ले लो, प्रैक्टिस करनी है तो कर लो भाई। आदित्य लिमिटेड एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोड्यूस जॉब ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक गिवन बाय द कस्टमर। जॉब कॉस्टिंग लगा रहा है, जॉब कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे काम करता है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट कंप्लीट 3 जॉब वर्क नेमली ए बी सी, उसने 3 काम करे ए बी सी। द फ्लोइंग आइटम एक्सपेंडिचर विच इंकर्ड एज अ पार्ट फ्रॉम द अदर मटेरियल। अब आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। तो आपको जो नीचे खर्चा दे रखा है मटेरियल लेबर का छोड़कर, क्योंकि ए बी सी 3 जॉब करेंगे तो मटेरियल लेबर भी लगेगा तेरा, उसको हटाकर बाकी दे रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, कंप्यूटेशन बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। तो हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है? सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई 3 लाख रुपए की। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट आ गई 1,40,000 रुपए की। हायर चार्जेस आ गए मशीन की 40,000 रुपए, जो कि जॉब बी के लिए है, ये जॉब ए के लिए था। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट है 50,000 रुपए की, ये किसी जॉब के लिए नहीं है। वन टाइम लाइसेंस फीस पेड फॉर सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज फॉर जॉब सी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा जोड़ूंगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में? नहीं सर, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी होता है, ये ओवरहेड होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है सर। प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट मतलब डिजाइन, ब्लूप्रिंट एक तरीके का डिजाइन होता है, तो डिजाइन की कॉस्ट जो होती है वो मेरी जुड़ेगी। तो प्रोडक्ट जॉब ए के अंदर 1,40,000 रुपए का। अब यहाँ पर जॉब ए बनाऊंगा, जॉब बी बनाऊंगा और जॉब सी बनाऊंगा। जॉब ए की जो कॉस्ट आएगी डायरेक्ट एक्सपेंस की, वो आएगी 1,40,000 रुपए। फिर कह रहा है हायर चार्जेस पेड फॉर मशीन फॉर जॉब बी। हायर चार्जेस क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है? हाँ जी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो मशीन बी के लिए हायर चार्जेस 40,000 रुपए। उसके बाद सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट, भाई ऑफिस का पर्सन को सैलरी दूंगा तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, तो नीचे नोट देना कि सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये नीचे नोट देना जो जो खर्चा नहीं लिखोगे। तो 50,000 नहीं आएगा। सर वन टाइम लाइसेंस फीस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए अगर कोई आप लाइसेंस फीस पे करते हो तो आप वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो 50,000 रुपए इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इधर 50,000 जॉब सी के लिए। सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है दोस्तों, मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो वो यहाँ पर आएगा 1,20,000, ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो सर ये आपकी कॉस्ट हो गई डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों की, बस ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है जॉब ए बी और सी के। तो जो खर्चा नहीं लिखा उसका नोट नीचे देना है कि भाई ये लिखा नहीं है तो क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो तीनों जॉब का हमने डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल के दे दिया आपको। ये रहा एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म। मुझे अब आप बताएंगे कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा नहीं है। कौन सा? सबसे पहले ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपको सामने सामने दिख रही है। सर हायर्ड करा है आपने, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ओवरहेड है। कमीशन पेड टू सेल स्टाफ, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद वेजिस पेड करी है फैक्ट्री के वर्कर को। मुझे बताओ फैक्ट्री के वर्कर को जब आप वेजिस पे करोगे तो कौन कहां पर डाल देता अब इसको? फैक्ट्री के वर्कर को आप वेजिस पे करो, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था शायद। हाँ देखो कराया था ना मैंने। फैक्ट्री के वर्कर को आप वेजिस पे करोगे तो कहां पर डालोगे? सर फैक्ट्री के वर्कर को वेजिस पे करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सर बिल पेड टू जॉब वर्कर, जॉब जब भी वर्ड जॉब आएगा, जॉब आएगा क्या आएगा? जॉब, जब भी वर्क जॉब आएगा। अच्छा सर वेजेस पेड टू फैक्ट्री ओवरहेड, दो टाइप की वेजेस, अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, और डायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अरे ये तो डायरेक्ट लेबर होना चाहिए था, ये वो। भाई यहाँ पर वेजेस लिखा है, अभी इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है नहीं बताया हुआ, तो सीधा आप बना लेना, एज्यूम कर लेना कि हमने तो उसको डायरेक्ट डायरेक्ट माना है इसलिए हम उसको डायरेक्ट लेबर में भेज रहे हैं। अगर आप एज्यूम करते हो मैंने इसको इनडायरेक्ट माना तो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देना। ठीक।
भाई अगर आप कोई बिल पेड करते हो किसी जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर मतलब स्पेशली उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो वर्कर है, तो उसके लिए अगर कोई पेमेंट होती है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना था। जब स्पेशल कोई काम कर रहे हैं वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। सर पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, देखिए पावर एंड फ्यूल की बड़ी समस्या है। किसी बुक में पावर एंड फ्यूल को फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर डालते हैं और किसी बुक में पावर एंड फ्यूल को डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं। तो आपकी बुक के अनुसार जो भी आएगा उसमें आप डाल देना डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि पावर एंड फ्यूल में एजम्पशन है, आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस भी मान सकते हो और फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट भी मान सकते हैं। तो अलग अलग ऑथर्स की बुक के अंदर अलग अलग दे रखा है, तो नीचे आप नोट लिख लेना कि मैंने एज्यूम करा है पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट में डाल देना। और अगर आप एज्यूम करते हो पावर एंड फ्यूल इज अ फैक्ट्री ओवरहेड, तो फिर फैक्ट्री में जाएगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने कई सारी बुक पढ़ी है तो वहां पर देखा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट में जाता है। ठीक है, तो आप इसे, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आपके यहाँ पर अभी मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, तो इधर 1 2 3 4 इन तीनों को जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा टोटल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। और इस तरीके से आपका डायरेक्ट एक्सपेंस वाला चैप्टर खत्म हो गया। छोटा चैप्टर था, मुश्किल नहीं है, इसको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, कर लिया आधा घंटा पढ़ लिया बहुत है। पेपर में एक दिन आना, ये वीडियो फिर से देख लेना, आधा घंटा आपका समझ में आ जाएगा, खत्म हो गई। ठीक है जी, तो क्लास खत्म हो गई और यहाँ पर आपका ये भी खत्म हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर। कल की क्लास में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कराएंगे जिसका नाम है ओवरहेड। ओवरहेड का रिवीजन कल की क्लास में होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।